हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे आपकी यूनिट 3 के क्वेश्चन। यूनिट 3 के अंतर्गत जो आने वाले आपके चैप्टर्स हैं वो है आपका जैसे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन या यूनिवर्सलाइजेशन आप जिसे कह सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षा का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापारीकरण, परीक्षा सुधार और शैक्षिक मानकों में गिरावट से संबंधित आपके चैप्टर्स होंगे। हम लोग करेंगे क्या, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज करते रहेंगे। वो चीज़ें क्या है ज़्यादा इजी होंगी आपके लिए भी और समझने के पर्पज से भी। ऐसे साथ साथ एक साथ थ्योरी पढ़ा दो तो ना कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, इस वजह से एक एक चैप्टर की थ्योरी एक एक चैप्टर के क्वेश्चन करवाते हैं ना। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। मैं देखती हूँ एक एक क्लास पे अगर 20,000 भी बच्चा देख लेता है या 10,000 भी देख लेता है, व्यूज़ इसके 10%, वो कमेंट्स इसके 10% भी नहीं आते। भाई एक थैंक यू या एक गुड क्लास या एक थैंक यू या ऐसा कुछ लिखने में कुछ चला जाता है क्या? क्यों? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी अ लॉट। ओके, तो शुरू करेंगे आज का आपका चैप्टर नंबर 9, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। देखो, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से अभिप्राय होता है कि शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता ला करके सभी को आवश्यक रूप में शिक्षा उपलब्ध कराना। मतलब शिक्षा का में क्या करना, एक रूपता लाना। ठीक, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए भारतीय शिक्षा को नए स्वरूपों को वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर अपनाना होगा। सार्वभौमिकरण जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के यूनिवर्सलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो किस शब्द का यूनिवर्सलाइजेशन का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। तो उस समय उनका उद्देश्य शिक्षा को देश के एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। किसका? इंग्लैंड के लिए। इसी के लिए इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया था। अब भारतीय संविधान के जो आपका अनुच्छेद कौन सा है? 45। अनुच्छेद 45 के निर्देश क्या है कि राज्य संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। भारत में सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है? तो भारत में यूनिवर्सलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन से आशय है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को 100% शिक्षा सुलभ कराना और बच्चे के बीच में विद्यालय छोड़कर ना जाएं, उन्हें 100% रोके रखना, साथ में बच्चों को कक्षा 8 तक क्या करना, पास करना। इतनी बात समझ में आई? ये इंडिया में है यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब। शिक्षा का सार्वभौमिकरण कह लो आप, शिक्षा का सार्वजनिकरण कह लो या लोकव्यापीकरण कह लो, बात एक ही है। शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना ही क्या है? सार्वभौमिकरण है। संविधान की धारा 45 के अनुसार हमने बता दिया है कि जब लागू हुआ तो उसमें बताया गया कि 10 वर्ष के अंदर ही हम 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इन सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प ले लिया गया था ना। उसके बाद में देखो, जो आपका राधा कृष्ण आयोग था वो तो उसमें बात की गई थी उच्च शिक्षा की, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए जो राधा कृष्ण थे इन्होंने कहा कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है बल्कि ये विचारों की जन्मस्थली भी है। क्या कहा? शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है बल्कि ये क्या है, विचारों की जन्मस्थली भी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब जरा 1 मिनट के लिए चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। एक्चुअल में क्वेश्चंस से ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगी, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो भी समझ में वहीं से आपको आएंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? ये चैप्टर नंबर है आपका 9। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? सार्वभौमिकरण शब्द का पर्याय नहीं है। सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण, लोकव्यापीकरण या वैयक्तिकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या पर्याय नहीं है, पूछा गया है चैप्टर नंबर 9। बताइए।
तो वैयक्तिकरण जो है ये नहीं है। राज्य संविधान को क्रियान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताइए। 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 45 आर्टिकल ए में, आर्टिकल 45 में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण के संदर्भ में अनिवार्य शिक्षा सबके लिए होगी, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान तथा वर्ण का हो। किस अनुच्छेद का अंश है ये, ऑप्शन 3 बी। 15 में का कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में अनिवार्य शिक्षा सबके लिए होगी, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान तथा वर्ण का हो। ठीक, कैसे याद रखोगे आप, ऐसे याद रखोगे कि 1 + 5 कितना होता है, 6। 1 + 5 6 होता है ना, आर्टिकल 15, तो 5 और 1 6, और यहाँ पर 6 ही चीज़ों की बात की गई है, जाति की, रंग की, धर्म की, लिंग की, स्थान की और वर्ण की। ठीक, ऐसे करके याद कर सकते हो। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का पर्याय क्या है, नामांकन का सार्वभौमिकरण, सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, स्थायित्व का सार्वभौमिकरण, ये सभी आपका सही हो जाएगा। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं आपकी, तो प्राथमिक विद्यालयों की अपर्याप्त उपलब्धता, भारत में भौगोलिक विविधता, बढ़ती हुई जनसंख्या व भ्रष्टाचार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों में शामिल है, क्या शामिल है, तो NLM, BEP और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। BEP का फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 86वें संविधान संशोधन से संबंधित तथ्य आपके कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये 2002 में लागू हुआ, सही बात है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, ये भी बात सही है। 86वां संविधान संशोधन की सिफारिश किस समिति ने की थी, क्वेश्चन नंबर 8, ये की थी तापस मजूमदार समिति ने। ठीक, DPEP कार्यक्रम कब आया, यह आया 1994 में। जनसाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किन एजेंसियों के सहयोग से संचालित है, यूनिसेफ, UNDP और यूनेस्को, इन सभी से। स्कूल रेडीनेस क्या है, शैक्षिक तैयारी, बच्चों की व्यक्तिगत तैयारी, संज्ञानात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये। NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन का शुभारंभ कब हुआ, NLM, क्वेश्चन नंबर 12, 5 मई 1988। 5 मई 1988 में हम कैसे याद रखेंगे, हमने कहा देखो ये डबल 8 बने हुए हैं, यहाँ पर ये हाथ बना दिया, साथ साथ कहाँ जा रहे हैं, ये देखो ये चलें साथ साथ पढ़ने, कहाँ चलें, पढ़ने। ठीक, लिटरली मतलब क्या करने, लिटरेट होने, समझ गए बात। ये किससे बना है, 8/8/1988, ऐसे याद कर लेना 5 मिनट। ठीक, मीना मंच कार्यक्रम का संबंध किससे है, मीना मंच कार्यक्रम का संबंध किससे है, ये है आपका NPEGEL से। वंचित या पिछड़ी बालिकाओं हेतु साक्षरता संबंधित कार्यक्रम इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, तो NPGEL, महिला सामख्या और KGBV, कस्तूरबा गांधी। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 15, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी आपकी, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। शुरुआत पूछी गई है ना, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया। उसके अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत मानी जाती है कब से, 2004 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत मानी जाती है। कब मानी जाती है, 2004 से। प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु MDM का मतलब मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील, ये कब से लागू हुई थी, ये आपकी लागू हुई थी 15 अगस्त 1995 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ, यदि लागू की बात करें तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 ही लगा करके आइएगा। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवोन्मेषी शिक्षा नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका रिलेटेड है किससे,
माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से। किससे? वोकेशनल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो पहली बात तो व्यवसायीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, यानी कि बच्चे को स्कूल के ही दौरान उसके जो बिजनेस या उसका जो स्किल्स है, उसको जिसमें इंटरेस्ट है, उस एरिया में क्या करना, उसको ज्ञान देना, उसको उस चीज़ में प्रशिक्षित करना, यानी ट्रेनिंग देना, ताकि वो क्या कर सके, पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन यापन के लिए भी एलिजिबल हो जाए। शिक्षा के व्यवसायीकरण का मतलब ये होता है कि वो विशेष प्रकार की शिक्षा देना किसी व्यक्ति को, जिससे कि वो किसी व्यवसाय के योग्य बन सके। गांधी जी ने कहा भी है, क्या कहा है इसी परिप्रेक्ष्य में, कि शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए। किसने कही थी ये बात? बीमा की बात कही थी इन्होंने, गांधी जी ने, कि शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए। ऋग्वेद में भी इस बात को प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत में क्या कहे, प्राचीन भारत में बच्चों मतलब को सिखाया जाता था सब कला और सब कुछ, ताकि वो क्या करें, मतलब व्यवसायिक क्षेत्र में अपना आगे बढ़ें। जो मुगल सम्राट थे, इनके संरक्षण के कारण भारत ने प्राविधिक और व्यवसायिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति भी की है। ठीक है। शिक्षा के व्यवसायीकरण से ऐसे होता है कि शिक्षा के व्यवसाय उन्मुखी और रोजगार परक बनाने से, अतः व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है। अच्छा, कोठारी कमीशन के अनुसार व्यवसायीकरण का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि भविष्य की विद्यालय शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लाभप्रद संयोग में है, जिसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से भी शामिल हैं और परिणाम स्वरूप सामान्य शिक्षा का तत्व आ जाता है। ये बात कही गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का एक बहुत बड़ा इतिहास है। वो इतिहास को हम आपको कुछ समय में ही समझा देते हैं। पहली बात तो देखो, शिक्षा के व्यवसायीकरण की जो एक अवधारणा थी, जो एक कंसेप्ट था, वो कोई नया नहीं था। शिक्षा के द्वारा उत्पादन और व्यवसायों की शिक्षा तो वैदिक काल से ही चली आ रही है, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया? सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था व्यवसायीकरण पे ब्रिटिश ने। किसने? ब्रिटिश पीरियड में हुआ, ब्रिटिश काल में हुआ। सर्वप्रथम जो आपका वुड का घोषणा पत्र आया था, कब आया था? तो मैम 1854 में आया था। हमने कहा वुड के घोषणा पत्र जो 1854 में आया, इसमें व्यावसायिक शिक्षा की क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश कहाँ की गई थी, किसमें की गई थी? तो वुड के घोषणा पत्र में की गई थी, जो 1854 में आया था। इस घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर बल देकर अलग से व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करने की बात कही गई थी। यानी कि जो आपका ये वाला घोषणा पत्र था, कौन सा? वुड वाला, इसमें ये बात कही गई थी कि बच्चों के लिए व्यावसायिक जो हैं संस्थाएं अलग से बनानी चाहिए। अच्छा, जब इनकी बात खत्म हो गई, फिर 1854 के बाद में कौन आया? 1854 के बाद में आपका फिर 1882 में आया कौन? हंटर कमीशन। कौन आया? हंटर कमीशन। इन्होंने माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि बच्चे को माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम मतलब होना चाहिए, उनके करिकुलम में व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपना जीवन वेगन चला सके। फिर उसके बाद में आपकी 1909 में आए, कौन आए 1909 में? हर्तांग समिति आई। हर्तांग समिति कब आई? 1909 में। फिर उसके बाद में वुड एबर्ट रिपोर्ट आई 1937 में। फिर सर्जेंट आयोग आया 1944 में। इन सब ने व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देते हुए शिक्षा के व्यवसायीकरण की सिफारिशें की थी। उसके बाद में सबसे आखिरी में कौन आया आपका? 1952। 1952 का मतलब मुदालियर आयोग, जो जिसको आप माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, है ना। इसने इसको आगे बढ़ाया, जिसमें कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, इन सबके शिक्षा के विस्तारीकरण पर बल दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का भी सुझाव दिया, जिससे छात्र को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाए। कोठारी आयोग सन 1964-66 ने इस पर सबसे अधिक जोर दिया था। आई बात समझ? बोलो आई, बोलिए यस मैम आ गई। तो पहले वुड के आदेश पत्र से कहा गया, फिर हंटर ने कहा, है ना, और फिर इस तरीके से चीज़ें आपकी आगे बढ़ती रही। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार क्या कहा गया? तो एनईपी 2020 के अनुसार 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एक त्रिपक्षीय पक्षीय निकाय है। इसका गठन 1956 में श्रम मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए किया गया था। आई बात समझ?
आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो आपका NSDA है, इसने जून 2013 से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचा जो आपका NSQF है, नेशनल, है ना, ये आप अपना देख लीजिएगा, 27 दिसंबर 2013 को इसको भी अधिसूचित किया गया था। व्यवसायीकरण की अगर बात की जाए तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, जो 86 आई, इसमें भी सुझाव को महत्व दिया गया था। केंद्रीय सरकार ने 1988 में +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा या व्यवसायीकरण की योजना की शुरुआत की और इसके निर्देशन करने हेतु संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन भी किया था। और इस परिषद ने 1992 तक 44,000 स्कूलों में से 12,543 स्कूलों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी भी दे दी थी। आगे बात समझ, होप्सो की आ गई होगी। इससे क्या होगा भाई, इससे आर्थिक विकास बढ़िया होगा, बेरोजगारी कम होगी, है ना, आत्मसंतुष्टि होगी, एक बच्चा स्किल सीख रहा है ना। और जो माध्यमिक स्तर पर मुख्य रूप से व्यावसायिक क्षेत्र पूछा जाए कौन कौन सा, तो जैसे कृषि पालन, कृषि हो गया, तो कृषि के अंतर्गत आपका फसल है, विज्ञान है, पशुपालन है, डेयरी है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल संरक्षण, ये सब आएगा। वाणिज्य आएगा, गृह विज्ञान है, पैरामेडिकल है, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं, बाकी फोटोग्राफी और उसके बाद में चित्रकला, मुद्रण कला, ये सब चीज़ें हैं जो मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं माध्यमिक स्तर पर। ठीक, उसके बाद में जब बात आई अब शिक्षा के निजीकरण की, यानी कि जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि पहले प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होती थी। खैर, अब प्राइवेटाइजेशन की हम बात तब करेंगे जब हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले हमने आपको व्यवसायीकरण पढ़ाया है ना, चैप्टर नंबर 10, तो हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर लेंगे फटाफट से आंसर बताते रहिएगा आप लोग। शिक्षा अलंकारिक नहीं बल्कि उपयोगी होनी चाहिए, ये कथन किससे संबंधित है? ये कथन आपका कोठारी आयोग और शिक्षा की उत्पादकता से जोड़ना, ये दोनों से संबंधित है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है आपका? तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है शिक्षा को व्यावसायिक आधार प्रदान करना, छात्र में किसी प्रकार के व्यावसायिक कौशल विकसित करना, शिक्षा केवल पुस्तकीय ना होकर के अपितु व्यवसाय उन्मुख होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, ये कथन किसका है? बीमा की बात कही गई है यहाँ पे, याद हो जाना चाहिए आपको। ऑप्शन एकदम सही होगा, महात्मा गांधी। ठीक, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है? यहाँ पर शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की अपने विषय में विशेषज्ञता, शिक्षकों की व्यवसाय व श्रम में रुचि, विद्यार्थियों में अपेक्षित कौशलों का विकास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण तथा उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया था आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पुनर्वेक्षण समिति NPRC 1990 के अध्यक्ष कौन थे आपके? ये थे आचार्य राममूर्ति। उसके बाद में शिक्षा के व्यवसायीकरण का पर्याय क्या है? समाज उपयोगी, कार्य अनुभव, शिक्षा कार्य, रोजगार परक, ये सभी सही हो जाएगा। ट्राइसिम का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ट्राइसिम का फुल फॉर्म है आपका ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा किससे संबंधित जो आपकी संस्तुतियां हैं वो क्या हैं? NCIVE का गठन, NSQF को विस्तारित करना, प्रत्येक बालक कम से कम एक व्यावसायिक कौशल को सीखेगा। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। व्यावसायिक चेतना का संबंध किससे है? शारीरिक श्रम के प्रति प्रेम व श्रद्धा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक की जगह व्यवहारिक पक्ष, छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। सभी व्यवसायीकरण की आवश्यकता है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, देश की आर्थिक विकास के लिए, यही सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। भारत देश की गंभीर समस्या शिक्षित बेरोजगारी का समाधान क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना, श्रम के प्रति आदर भाव का विकसित होना। ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पर ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की थी? तो इन्होंने किया था माध्यमिक शिक्षा पर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? RMSA आपका कब शुरू किया गया था? 2009 में।
आचार्य राममूर्ति समिति किसके प्रधानमंत्रित्व वाली भारत सरकार में गठित की गई? राममूर्ति समिति। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वेरी गुड। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण कब शुरू हुआ था? ये हुआ था आपको 1988 में। भारत में शिक्षा का माध्यमिक स्तर क्या है? ये आपका विद्यालय स्तर पर द्वितीय स्तर है। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष क्या है? 4। व्यवसायीकृत शिक्षा का लाभ क्या है? शिक्षा और काम तथा जीवन में एकीकरण, राष्ट्रीय आय को बढ़ावा, छात्रों में उत्पादनशीलता का गुण लाना, उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन राइट है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य क्या है? छात्रों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना। ठीक। व्यवसायिक शिक्षा के जनक कौन है आपके? चार्ल्स एलन प्रोसर। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की समस्या क्या है? तो शिक्षा की खराब गुणवत्ता, बाजार में आवश्यक कौशल पर फोकस की कमी है और सक्षम वातावरण की उपलब्धता। ये और उसके बाद में ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है वो है शिक्षा के निजीकरण से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो इसको हम लोग कर रहे होंगे। पहले इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। निजीकरण राष्ट्रीयकरण का क्या है? प्रतिलोम है, यानी कि ऑपोजिट है। किसी क्षेत्र या उद्योग का संचालन सरकारी कर्मी के हाथ से ले करके उसको निजी व्यक्तियों के हाथ में दे देना ही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। अब शिक्षा के निजीकरण की बात की जाएगी तो जो शिक्षा से संबंधित चीज़ है उसको जब कोई सरकार से हटा करके निजी व्यक्तियों के हाथ में दे दी जाएगी उसकी मान्यता, तो वो आपके शिक्षा का निजीकरण कहलाएगा, है ना। तो निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1960 में पीटर एफ ड्रकर द्वारा सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी में निजीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में 1979 में ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती थैचर के समय में अनेक सरकारी उपक्रम का निजीकरण किया गया। तो भारत में सन 1991 में भी इसे अपनाया गया, किसको? निजीकरण को। ठीक, मतलब वो चीज़ें पहले गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं और फिर किसी व्यक्ति के हाथ में उसको मान्यता मिल जाती है, तो उसको कहते हैं क्या? प्राइवेटाइजेशन। अब ये चीज़ अगर एजुकेशन की फील्ड में होगी तो उसको शिक्षा का निजीकरण कह देंगे या प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल कह देंगे, है ना। आई बात समझ? ठीक है। तो 15 अगस्त 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हुए कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा की थी। किसने की माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की। कब की? 15 अगस्त 2007 को की थी। और निजीकरण की बात अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये शब्द निजीकरण उस प्रक्रिया से संबंधित है जो देश के आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। ये किसके द्वारा कहे गए थे? तो एन.के. घोटके के द्वारा। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं एवं कौशलों का विकास किया जा सके कि वे एक उत्तरदायी तथा सहयोगी नागरिक बन सकें। विश्व के विभिन्न देश जो आपके जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, चीन है और भी बहुत से हैं, यहाँ पर एजुकेशन की जो फील्ड है इनमें प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपनाया गया और अमेरिका का उदाहरण उनमें सबसे क्या है? अग्रणीय है, सबसे पहले आता है। उदारवादी नीति के कारण आज अमेरिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे भी है और भारतीय संविधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। भारत में किसको सौंपी गई है? राज्यों को सौंपी गई है। और फिर भी देख लो, नया शिक्षा आयोग बनना था, नीति 2020 लागू हो चुकी है, तब भी कुछ भी नहीं हो पाया है ना, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। राज्य जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वाधिकारवादी राज्य होते हैं और एक प्रजातंत्रीय राज्य होते हैं। जो सर्वाधिकारवादी राज्य होते हैं इनमें शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है ना, और जो प्रजातंत्रीय राज्य होते हैं इनमें शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे व्यक्ति की वैयक्तिकता बनी रहे और उसे विकास के अधिक अवसर भी मिले। 1921 में भारतीय शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और महात्मा गांधी जी के सरकारी संस्थाओं के विरोध के कारण निजी उद्यम को प्रोत्साहन भी मिला। ठीक, उसके अलावा जो आपके प्राइवेटाइजेशन है शिक्षा के निजीकरण का है, उसमें उद्देश्य ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अब आप आज खुद देखिए, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, तो डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है कि बच्चों को क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट में बताओ कितना टीचर जो आता है वो सेलेक्ट होकर के आता है, ऐसा तो है नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है।
नॉलेज वॉलेज सब होता है, लेकिन बस मक्कारी भरी होती है बच्चों के अंदर भी और टीचर्स के अंतर्गत भी। खैर उस चीज़ को सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है नियमित रूप से, है ना। अब वो सुधर जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उच्च शिक्षा में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आज, जिसकी वजह से क्या है, शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार होती चली जा रही है। प्राइवेट की वजह से क्या होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा आ जाती है। प्राइवेट में क्या होता है, बहुत महंगा हो जाता है, तो बच्चे पढ़ने के लिए मतलब उतने उत्सुक होते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं उस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, शिक्षा के निजीकरण का अभिप्राय क्या है। क्या कह रहा है, शिक्षा के निजीकरण का अभिप्राय क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो स्वायत्त पोषित स्कूलों की स्थापना, स्कूल का निर्माण, नियंत्रण और संचालन निजी हाथों में होना। तो प्रयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा का कारण क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या है, सरकारी स्कूल में भौतिक सुविधाओं का अभाव, उचित शैक्षिक वातावरण का अभाव, निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका उपरोक्त तो सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। दैट इज शिक्षा के निजीकरण की मुख्य समस्या क्या है। तो शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ा जो कॉज है वो क्या है, निजी संस्थाओं द्वारा कैपिटेशन फीस वसूलना, सबसे बड़ी सच तो यही है। और शिक्षकों का उचित वेतन मानना होना। अब दोनों ही बातें सही हैं, बच्चों से ज़्यादा फीस भी लेते हैं लेकिन टीचर्स को अच्छा वेतन नहीं देते। गवर्नमेंट में क्या दिक्कत है कि टीचर्स को अच्छा वेतन देते हैं लेकिन वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है ना। पीपीपी का अर्थ क्या है, पीपीपी मॉडल भी बोला जाता है ये, है ना। तो इसका अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद में निजीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा का अत्यधिक महंगा होना, शिक्षकों का शोषण होना, छात्रों में अधिकाधिक सुविधाओं की उपलब्धता, लाभ के हेतु संस्थाओं की स्थापना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निजीकरण का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो निर्धन व निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों की पहुंच से शिक्षा को दूर होना, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी निजीकरण के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर आवश्यक है शिक्षा संस्थाओं की मान्यता संबंधी नियमों में कठोरता हो, योग्य अनुभवी निस्वार्थ ईमानदारी लोग ही नियुक्त हो, निजी शिक्षा संस्थाओं में 25% गरीब प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। शिक्षा संस्थाओं के निजीकरण के पर्याय क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये हैं आपके पीपीपी मॉडल, स्कूल गोद लेने की परंपरा, स्वायत्त पोषित स्कूल व्यवस्था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निजीकरण के उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। निजीकरण के उद्देश्य निवेश पर पर्याप्त लाभ, तीव्र आर्थिक विकास और प्रतियोगिता को बढ़ावा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षा के व्यापारीकरण या वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है आपका शिक्षा से धनोपार्जन करना, शिक्षा को व्यवसाय बनाना, शिक्षा संस्थानों का संख्यात्मक विकास होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षा में निजीकरण का लाभ क्या है, यानी कि एक प्रॉफिट क्या है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, ये तो सच है। पढ़ाई के दौरान पर्याप्त शिक्षण सहायक सामग्री भी मिलती है, ये भी सही है। शिक्षक के शैक्षिक कार्य तक सीमित रखना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये नहीं कि उनसे जनगणना करवा रहे हैं, है ना। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट में होता है। अब तो खैर चीज़ें बदल रही हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण का सकारात्मक पक्ष है क्या है, तो निजी विद्यालयों की आसानी से पहुँच व उपलब्धता। शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण के लिए क्या उपाय हैं, विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त को समाप्त करना, निजी विद्यालयों की फीस का निर्धारण सरकार द्वारा होना चाहिए, योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षण संस्थाओं के लिए आर्थिक स्रोत जुटाने हेतु तो सिफारिशें किस कमेटी ने दी थी, तो ये आपकी किस कमेटी ने दी थी, ऑप्शन सी के पुनैया कमेटी ने दी थी। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 12 और रिलेटेड किससे, परीक्षा सुधार एवं शैक्षिक स्तर में जो गिरावट आ रही है उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया, तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड डिटराइजेशन इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, इससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा तो देखो फिर इसको समझते हैं कि परीक्षा द्वारा क्या हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि जो कुछ भी हम बालक को पढ़ा रहे हैं, जो कि भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना तो आवश्यक ही है ना। तो परीक्षा द्वारा बालक के ज्ञानार्जन की मात्रा तथा उपलब्धियों को जाना जाता है, किससे, परीक्षा से। परीक्षा करवाने के बाद में उनको उसमें बच्चों को देखा जाता है कि उसका एजुकेशनल जो लेवल है वो गिर रहा है कि हाई हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। परीक्षा शिक्षा के क्षेत्र का एक ऐसा साधन है जिससे बालकों की शैक्षिक प्रगति को क्या कर सकते हैं, नापा जा सकता है और उनके कार्यों की जांच भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब जो आपके 3 प्रकार की मेनली क्या होती हैं, आपकी एग्ज़ाम्स होते हैं। एक तो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक, एक आपके वाइवा एग्ज़ाम्स होते हैं और एक आपके रिटर्न एग्ज़ाम्स होते हैं।
ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती हैं आजकल के समय में परीक्षाएं होती हैं। कोठारी आयोग की संस्तुतियों के अनुसरण से हमारे देश में 10+2 वाली शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी, ये तो सभी को पता है। क्रोनबैक जो थे, इन्होंने कहा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो सुव्यवस्थित पद्धति काम में लाई जाती है उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। गैरेट ने कहा कि परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल तथा योग्यता की जांच करने के लिए बड़ी सतर्कता के साथ तैयार किया जाता है। ये बात किसने कही थी, गैरेट ने कही थी। प्रयोगात्मक परीक्षाओं में क्या किया जाता है, बच्चों को कोई एक काम दे दिया जाता है, बच्चा उस पर चीज़ों को अपना करके कौशल प्रदर्शित करता है ना। और वाइवा में क्या होता है, ये चेक किया जाता है बच्चे का कॉन्फिडेंस, अगर बच्चे ने पढ़ा है तो कितना पढ़ा है ना। और ये सब चीज़ें मतलब उसकी अभिव्यक्ति, उसकी क्रियाशीलता की जांच हो जाती है इससे। इसका सूत्रपात प्रसिद्ध यूनानी विचारक सुकरात ने किया था, किसका, मौखिक शिक्षा का, वाइवा का। ठीक। लिखित परीक्षा जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, यानी कि जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, लिखित परीक्षाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं आपकी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं MCQs बेस्ड जो आप दे करके आ रहे हैं पेपर, अति लघु यानी कि वेरी शॉर्ट, लघु यानी कि शॉर्ट, निबंधात्मक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर, ये आपके 4 प्रकार की लिखित परीक्षाएं होती हैं। मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन के रूप में लिया गया है NEP 2020 में। ये शिक्षा नीति कहती है कि कौन सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अनुसार बच्चे का जो मूल्यांकन है वो 360 डिग्री पर किया जाए। 360 का अर्थ होता है कि केवल उसके संज्ञानात्मक पक्ष का ही नहीं करो, है ना, कि आप केवल उसको ये देखो चीज़ें रट कैसे रहे, उसका 360 डिग्री मूल्यांकन करो, यानी कंप्लीट बच्चे का एनालिसिस करो हर एक फील्ड में, है ना। उसके तर्क का भी, ज्ञानात्मक पक्ष का भी, संवेगात्मक पक्ष का भी, इस बेसिस पे उसका मूल्यांकन होना चाहिए। अंकन प्रणाली की कमियों के कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 था और जो आपका शिक्षा आयोग 1964-66 था, इन्होंने अंक के स्थान पर क्या किया, ग्रेड प्रणाली का भी सुझाव दिया। किसने दिया था सुझाव ग्रेड प्रणाली का, माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग ने। तो अब आप समझ लो अब जा करके लागू हो पाई है ना। 1975 में NCERT के द्वारा जारी फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम ऑफ 10 ईयर स्कूल में भी ग्रेड प्रणाली की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1906 आई थी, उसके बाद में प्रोग्राम ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2020 थी, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पर 2021-22 में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को लागू की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के तहत सामने आया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। पूरे समझ लीजिए आप इस तरीके से, है ना। उसके बाद में अब जो इससे रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको करवा देते हैं, है ना। कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं है, नो नीड टू टेक टेंशन, देयर इज नो नीड टू वरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, प्रमुख परीक्षा सुधार क्या है, तो निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना, परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, आंतरिक परीक्षा को अनिवार्य बनाना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हियर। परीक्षा प्रश्नों का समूह है जो किसी कौशल तथा योग्यता की जांच करने के लिए बड़ी सतर्कता से तैयार किया जाता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपके गैरेट का। परीक्षा सुधार की आवश्यकता है, परीक्षा सुधार की आवश्यकता होती है लचीलेपन के लिए, समाज में बदलती आवश्यकता के लिए, प्रतिभा के विकास के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो सुव्यवस्थित पद्धति काम में लाई जाती है उस पद्धति को परीक्षा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है आपकी, ये परिभाषा क्रॉनबैक ने दी है। परीक्षाओं के प्रकार की श्रेणी है, परीक्षाओं के प्रकार की श्रेणी आपकी मौखिक परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं और लिखित परीक्षाएं, ये सभी हैं। मौखिक परीक्षा के गुण क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों से कम समय में अधिक उत्तरों को जानना, छात्रों को अनुचित साधनों का अपनाना का अवसर ना देना, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। मौखिक परीक्षा के दोष क्या क्या हैं, आत्मनिष्ठता, व्यक्तित्व रूप, अधिक समय की आवश्यकता। ऑप्शन डी ये सभी। लिखित परीक्षाओं के रूप कौन कौन से हैं आपके, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, दोनों या केवल ए। क्वेश्चन नंबर 8 तो दोनों ही हैं। निबंधात्मक परीक्षा का क्या दोष है, विश्वसनीयता व वैधता के में रटने पर बल, परीक्षा के आत्मनिष्ठा का प्रभाव, तो ये भी आपका सही जगह ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का अर्थ क्या होता है, परीक्षा की आत्मनिष्ठता की अनुपस्थिति, प्रश्नों की संरचना संक्षिप्त होना, प्रश्नों का ऑब्जेक्टिविटी में होना, उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। फिर क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार आपकी कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रत्यास्मरण प्रकार, और एक तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न प्रकार हैं, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये किस में आते हैं। अच्छा समझ गए हम। देखो यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं दिया है, ऑप्शन बी अच्छा ये दिया तो है प्रत्याविज्ञान प्रकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना। वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न के जो होते हैं
टाइप के वो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक प्रत्यय स्मरण वाले, एक प्रत्यय विज्ञान वाले। तो जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे प्रत्यय स्मरण के अंदर। मिलान प्रश्नों का वर्गीकरण संबंधित है किससे, जो मिलान करने वाले प्रश्न नहीं होते, ए का बी से मिलाओ फिर इधर से उसको मिलाओ, जो मैच दी कॉलम जिसको आप बोलते हैं या मैच दी फॉलोइंग बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं आपके, तो ये भी आपके प्रत्यय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 14। वैधता व विश्वसनीयता, व्यापकता व व्यवहारिकता, विवेकता, तो ये सभी सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सुधार संबंधित तथ्य क्या हैं आपके, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सुधार संबंधित तथ्य हैं। प्रश्नों का निर्माण संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाना, नकारात्मक कथनों से बचना, प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होना और उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधित तथ्य हैं आपके, तो सुधार संबंधित तथ्य क्या, प्रश्न पत्रों में सुधार, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सुधार, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दोनों ही सही हो जाएगा। किसी परीक्षा में मापन में एक रूपता होना क्या कहलाता है, तो मापन में एक रूपता होना विश्वसनीयता कहलाता है। वह परीक्षा जो उसी तथ्य का मूल्यांकन करती है जिसके लिए वो बनाई गई है। परीक्षा की ये विशेषता क्या कहलाती है यदि पूछा जाएगा, तो परीक्षा की ये विशेषता कहलाती है वैधता। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष क्या हैं, इसके दोष हैं रटने की प्रवृत्ति, संकीर्णता और परीक्षा साध्य के रूप में हो, ये सारे ही क्या हैं, इसके दोष हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, परीक्षा सुधार के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो आपके परीक्षा सुधार के उद्देश्य क्या हैं, व्यवहारिक दृष्टि से परीक्षा की उपयोगिता, परीक्षा संचालन प्रक्रिया में गत्यात्मकता, और फिर परीक्षाओं की विश्वसनीयता व वैधता, ये सभी सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में कृपांक यानी ग्रेस देने की व्यवस्था की समाप्ति की संस्तुति किस आयोग ने की थी, क्वेश्चन नंबर 21, ये किया था राधाकृष्ण आयोग ने। इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 22 एक बी सी डी सबसे करना है, ठीक है। तो राधाकृष्णन आयोग जो थे इन्होंने किस पे क्या, देखो पहले सारे ऑप्शन ये पढ़ लो। अब देखो राधाकृष्णन वाले जो हैं इन्होंने परीक्षा की वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने के लिए कहा था। मुदालियर आयोग जो है इन्होंने विद्यार्थी का स्कूल रिकॉर्ड के लिए कहा था। जो आपके कोठारी हैं तो इन्होंने रटने की जगह पे मौलिक चिंतन प्रवृत्ति का प्रयोग किया। राममूर्ति ने सेमेस्टर प्रणाली के लिए रीति को क्या किया, निर्धारण किया, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की सिफारिश किस शिक्षा नीति में की गई थी, ये की गई थी आपके नीति 1986 में। परीक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है, तो छात्रों को निर्देशन देना, ये क्या है, परीक्षाओं का कार्य नहीं है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार के लिए उपायों का निम्न वर्णन कीजिए। ये प्रश्न किस परीक्षा का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 25, यह है निबंधात्मक परीक्षा का प्रश्न का उदाहरण। सीसीई का पूरा नाम क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 26, सीसीई का पूरा नाम होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। परीक्षा सुधार के मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 27। पहला कह रहा है सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड या व्यापक मूल्यांकन की नियमितता नहीं, दोनों ही गलत है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 28 क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। निम्न में से कौन सा परीक्षा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, ये हो जाएगा आपका शिक्षण अनुभव। प्रत्यय स्मरण प्रकार का प्रश्न कौन सा है आपका यहाँ पर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये आपका प्रत्यय स्मरण प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो जी जो है, अब यहाँ पे से आपके 13, 14, 15, 16 है ना, देखिए तो ये अब आपके चारों यूनिट्स हैं। अब इन चारों यूनिट्स के भी क्वेश्चंस कर लेंगे फटाफट से। तो देखो भैया, एक बार वीडियो को सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी PG.Official के नाम से, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसके अलावा आपके सभी जो MCQs एप्लीकेशन पे आपको गिवन है, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है, सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने योगा की नहीं लिया तो योगा के लिए तो कतई नहीं सोचिए, जाइए और एक PDF ले सकते हैं आप, MCQs की ही क्यों नहीं सही होगी वो, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।